न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात सरकार यूसी सिविल लागू करने की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में हमारी टीम कई लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत कर चुकी है। आज हम पहुंचे हैं अहमदाबाद के मशहूर व मारूफ वकील और एपीसीआर गुजरात के अध्यक्ष शमशाद खान पठान के पास। उन्हीं से बातचीत करते हैं। शमशाद साहब, ये यूसीसी जो है इसकी वजह से मुस्लिमों के अंदर बेचैनी का माहौल है। इसकी पहली वजह क्या है कि मुसलमान इसकी वजह से इतना बेचैन क्यों है? देखिए, यूसीसी का गुजरात के अंदर आज के दिन पे कोई मसौदा मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास एक कमेटी है जिसको हेड कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई। ये वही रंजना देसाई है जिन्होंने उत्तराखंड की यूसीसी कमेटी को हेड किया है और वहां पर एक यूसीसी का कानून बनाया है। जब उस कानून को हम देखते हैं तो उसमें कई सारे प्रावधान इस कमेटी ने डाले हैं जो सीधे तौर पर मुसलमान जो प्रैक्टिस करता है उन प्रैक्टिस के खिलाफ है। और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आप तलाक देना है तो आप तलाक नहीं दे सकते, आपको कोर्ट के जरिए तलाक लेना है। और उसमें भी ये कहा गया है कि अगर किसी शादी में कोई किसी वजह से नाइतफाकी होती है और तलाक की नौबत आती है तो भी आप 1.5 साल तक तलाक नहीं ले सकते हैं। आपने उस कानून की सेक्शन 2 में प्रोहिबिट ऑफ रिलेशनशिप डिग्री की बात की है। उसमें आपने ये बताया है कि कजिन्स की जो हिंदू मैरिज एक्ट में है कि गोत्र को देखा जाएगा और अपने कजिन्स में शादी नहीं की जा सकती, उस सेक्शंस को अपने बिन जरूरी तौर पर वहां पर लिखा है। और बहुत से लोग ये कहेंगे कि लेकिन जब सेक्शन 5 की बात आएगी तो वहां पे कहा है कि भाई जिसके वहां ये पहले से चल रहा है, जहां पे ये प्रथा है, वहां पर अगर लोग शादी करेंगे अपने कजिन्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जानबूझ के वहां पर ये क्लैरिटी नहीं दी गई है कि मुस्लिम समाज में या साउथ के कुछ समाजों में ये प्रथा है कि लोग अपने कजिन्स में शादी को बेहतर मानते हैं, अपने नजदीक के रिलेटिव्स में शादी को बेहतर मानते हैं और उन शादी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जानबूझ के वहां पर ये क्लॉज को क्लैरिटी के साथ नहीं लिखा है कि आप लोगों को एग्जम्पशन मिलेगा। आपने बहुत रफली लिख दिया है कि हाँ, जहां पे होता है अगर मॉरलिटी आपको इजाजत देगी तो आप कर सकते हैं। यानी मॉरलिटी के नाम पे आपने स्टेट को एक पावर दे दिया है कि आप मॉरलिटी के नाम पे कल उठ के कोई भी अधिकारी कहेगा नहीं मॉरली ठीक नहीं है, आपने आपके मामा की बेटी से शादी की, आपने खाला की बेटी से शादी की, आपने चाचा की बेटी से शादी की है, मॉरलिटी ठीक नहीं है, आपको पेनलाइज किया जाएगा। इसीलिए मुसलमान समाज जो है वो घबराया हुआ है और दहशत में है। संसद में एक सवाल ये उठता है कि देश का लॉ कमीशन जो है वो कहता है कि इस देश में यूसीसी की जरूरत नहीं है, तो राज्य सरकार इतनी उतावली क्यों हो रही है इसको लेकर? देखिए, मैं सीधे तौर पर मानता हूं कि राज्य सरकार के पास इसकी पावर ही नहीं है जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के 2018 में लॉ कमीशन ने कहा कि कोई नेसेसिटी नहीं है और कोई जरूरत नहीं है और कोई तैयारी नहीं है। और 2023 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी यही कह रही है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि जो लोग हमको बाबा साहब और आर्टिकल 44 का हवाला देते हैं, आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 ये कहता है कि राज्य मतलब कोई स्टेट नहीं, गुजरात या उत्तराखंड ऐसा स्टेट नहीं, राज्य मीन सत्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वो पूरे देश में सर्वसम्मति से लोगों के साथ बात करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। यानी अगर आप आर्टिकल 44 का हवाला देते हैं तो ये आर्टिकल 44 के पूरी तरह से खिलाफ है। आप ये कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अरे बाबा साहब ने तो ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन उसमें सबकी सहमति होनी चाहिए, वो जबरदस्ती से नहीं आना चाहिए, वो खुद की मर्जी से आना चाहिए। तो आप बाबा साहब के विचारों के भी खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि संवैधानिक और शरीयत दोनों अलग अलग हर आदमी को अधिकार दे रखा है, लेकिन इस कानून के आने की वजह से मुस्लिमों के जो संवैधानिक अधिकार है उसके और शरीयत के अधिकार है उसके कैसे हनन होगा, उसके बारे में थोड़ी सी बताइए। देखिए, ये पूरी तरह से संवैधानिक मामला है। ये जो यूसीसी है वो पूरा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के खिलाफ है। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 44 का हवाला देते हुए यूसीसी कमेटी का गठन किया गया है और आर्टिकल 44 तो आपको पावर ही नहीं दे रहा, तो आप आर्टिकल 44 से ही संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप संविधान निर्माता के विचारों के खिलाफ यूसीसी कमेटी बना रहे हैं। आप आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 के जो प्रावधान है उनके खिलाफ, क्योंकि वो कहता है कि हर किसी जाति मजहब धर्म के लोगों को अपने संप्रदाय के अपने कस्टम्स के फॉलो करने का अधिकार है, कि जो संविधान ये अधिकार देता है और
आर्टिकल 44 जो है वो कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है ये उसमें ये सुझाव दिया गया है कि ये करना चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसी बात आर्टिकल 44 में नहीं है। लेकिन आर्टिकल 25 से लगाकर 29 की जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स हैं, और कोई भी जो सुझाव है वो कभी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नहीं हो सकते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली खिलाफ है। अब आप बात करेंगे कि जैसे कि मैंने सेक्शन 2 की बात की, उसी तरह से आप लेके आ रहे हैं कि मुसलमानों के पास ये हक है कि वो तलाक दे सकता है, और तलाक देने के लिए ऑलरेडी उसके पास अलग अलग वो हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का हनन है तो वो महिलाओं के अधिकारों का हनन है, क्योंकि मुस्लिम लॉ महिलाओं को यह हक देता है कि वो शादी के समय अपना महर तय करें, कि उसकी अगर कोई सिचुएशन में उसकी शादी से वो खुश नहीं है और उसको अगर तलाक लेना है तो वो अपना खुला के तहत तलाक मांग सकती है, वो अधिकार को भी छीना जा रहा है। अच्छा, एक सवाल ये भी, आपने बीच में सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लिखा था इसको लेके, सवाल यही है कि इस कानून की वजह से अक्सर जो महिलाएं पीड़ित होती थी, अब वो कैसे अपने आप को आरोपी महसूस करेंगी और उनके जो पति है वो पीड़ित महसूस करेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि ये ठीक है, मुस्लिम मर्दों को आप सबक सिखाने के लिए और पोलराइजेशन करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से जब ये कानून नाफिज हो जाएगा तो बहुत क्लैरिटी नहीं है। एक सेक्शन में वहां पे ये कहा है कि दोनों में से कोई भी उसको सिर्फ कोर्ट को इतना ही बताना है कि ये मेरी बीवी है, ये मुझसे ज्यादा कमा रही है और मैं कमा नहीं पा रहा हूं, तो ये मुझको गुजारा बता दे। तब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, और कोर्ट में अगर वो क्या, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि हमारे स्टेट में एक पॉलिसी है कि आपको अगर दस्तावेज करवाते हैं तो अगर महिला है तो रजिस्ट्रेशन फीस जो 1% सरकार लेती है वो महिलाओं के नाम पे नहीं लेती है, तो बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टीज महिलाओं के नाम पे लेते हैं और उसका अख्तियार अपने पास रखते हैं। लेकिन और जब यही डिस्प्यूट होगा तो यही बताएंगे, देखो ये इतनी इतनी प्रॉपर्टीज इनके पास हैं, इससे इतने रेंटल इनकम है, ये फला काम करती हैं, ये करती हैं, और ऐसे करके वो कोर्ट में उसको ये साबित करेंगे कि इसकी इनकम जो है मुझसे ज्यादा है और मैं इनकम नहीं। तो कोर्ट के पास तो कोर्ट एविडेंस देखती है, कोर्ट को ये पता नहीं है कि एविडेंस सच्चा है, झूठा है, क्रिएट किया हुआ है, फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है। कोर्ट के सामने कागज मौजूद है, तथ्य मौजूद है, कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगी कि आप चाहें तो गुजारा भत्ता ले सकते हैं। अच्छा शमशाद साहब, ये एक सवाल ये भी उठता है कि यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो उसके बाद में जो इस देश के कानून है उसमें कितना बदलाव आएगा। और एक मेरा अपना निजी मामला है कि अगर चीजें बिना पुलिस स्टेशन के या बिना किसी सरकारी अमले के चीजें आसानी से हो जाती है तो वो बेहतर है कि सरकार को हर चीज में डालना वो बेहतर है, क्योंकि अगर ये आ जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, पुलिस से परमिशन लेना है, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है, हर चीज करना है, सारी चीजें सरकार के अंडर में आ जाएगी। और जबकि देखा गया है कि गुजरात में लंबे वक्त से एक ही पार्टी की सरकार है और उसके अधिकारियों की सोच पार्टी की जैसी हो गई है और वो मुस्लिमों को हमेशा प्रताड़ित करते आ रहे हैं। देखिए ये यूसीसी क्योंकि आज के दिन पे हम कहें कि गुजरात में आ गया है और गुजरात में इस तरह के प्रावधान है तो शायद वो टेक्निकली करेक्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ कमेटी वही है, कमेटी की हेड वही है और उनके विचार जो उत्तराखंड में है उससे इसमें बदल जाएंगे, इसमें मेरे को कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं लगती है। और इसमें 4-5 चीजों को मेन टारगेट किया गया है। सबसे पहले आपके मैरिज से इन्होंने शुरू किया है कि प्रोहिबिट ऑफ डिग्रीज जो मैंने आपसे बात की, उसके बाद इन्होंने तलाक की बात की है, उसके बाद इन्होंने अडॉप्शन की बात की है, उसके बाद इन्होंने बात की है कि आप एक से ज्यादा मैरिज नहीं कर सकते, उसके बाद आपने बात की है कि भाई हलाला और इद्दत जैसी जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो मेरा सवाल बीइंग अ लॉयर मैं हमेशा ये पूछता हूं कि क्या ये आज के दिन पे हो पाता है, क्योंकि भारत सरकार का 2019 में एक जो कानून आया जिसको हम ट्रिपल तलाक का कानून कहते हैं और वो तलाक मुस्लिम महिलाओं को संरक्षण देने के नाम पे उस कानून को लाया गया और ये कहा कि अगर कोई तलाक लिखित में मौखिक तौर पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देता है, उसमें 3 तलाक की बात नहीं की, 1 तलाक भी आप देंगे तो आप गुनहगार हैं। तो अब तलाक जब आप कह रहे हैं और उस कानून में आपने किया इस तरह का तलाक जो है वो नल एंड वाइड होगा, वो माना नहीं जाएगा।
तो जब आप 2019 में भारत सरकार कानून लेके आई है, तो क्या गुजरात सरकार भारत सरकार के उस कानून को नहीं मानती? वो प्रोविजन तो ऑलरेडी मौजूद है, तो आप यूसीसी में अलग से उस प्रोविजन को क्यों लाना चाहते हैं? तलाक को या हलाला को या इद्दत को? क्योंकि अगर तलाक नल एंड वॉइड है तो हलाला की बात नहीं आती, इद्दत की बात नहीं आती, तो आपको क्यों लाना है? अब गुजारा भत्ते की बात करते हैं। गुजारा भत्ता के लिए ऑलरेडी भारत में कई सारे कानून मौजूद हैं, जैसे कि 1986 में साहबानू के जजमेंट को के बाद लोगों ने कहा कि तुष्टीकरण हो गया, मौलानाओं के प्रेशर से साहबानू के जजमेंट को बदल दिया गया। लेकिन जब आप द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1986 पढ़ेंगे तो उसमें यह प्रावधान किया है कि अगर दोनों पक्ष में से किसी भी एक पक्ष को यह लगेगा कि उसका फैसला शरीयत से ना होकर सिविल लॉ करे, तो उसके पास इख्तियार है कि वो जा सकेगा। साहबानू ने भी यही कहा था